सुप्रभात विद्यार्थियों। पिछले सप्ताह हमने वसंत भाग 2 का पाठ नंबर 2 दादी माँ शुरू किया था। हमने अब तक पढ़ा कि गांव के लड़के क्वार के महीने में झाग भरे व गंधपूर्ण पानी में कूदकर आनंद लेते थे और इस बार लेखक उस पानी में नहाकर बीमार हो गए थे। हम अब आगे पढ़ेंगे। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थीं उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। अब यहाँ लेखक जो हैं वो दादी की कद काठी का वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कैसी थी दादी जी, जो हैं वो कैसी थी। दादी दुबली पतली थी और उनके दुबले पतले स्नेह सने मीन्स प्यार भरे शरीर पर सफ़ेद बिना किनारी की धोती थी पहनी। उन्होंने बिना किनारी की धोती पहनी हुई थी और उनके सफ़ेद बालों से धीरे धीरे पानी टपक रहा था। उन्होंने आते ही लेखक के सर और पेट को छुआ और फिर अपनी धोती के आंचल से यानी पल्लू से एक गांठ खोलते हुए उन्होंने लेखक के मुंह में मिट्टी भभूति डाली और माथे पर लगाई। आगे देखिए। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। अब क्या है यहाँ बताया गया है कि लेखक की वे किस प्रकार देखभाल करती थी। जब लेखक बीमार हो जाते थे तो वो क्या करती थी, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती थी, उन्हें पंखा झलती रहती थी उन पर और उनके हाथ पैर को कपड़े से सहलाती रहती, बार बार उसे छू कर देखती कि उसका ज्वर उतरा या नहीं, या अनुमान लगाती कि उसे कितना ज्वर है। और बीमार के लिए जो खिचड़ी बनाई जाती है उसमें दाल एकदम गल गई है या नहीं, कोई बीमार के घर में कमरे में सीधा आकर तो नहीं बैठ गया। इस तरह के लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। आगे देखिए। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उनके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते थे, वे पागल सी हो जाती। अब यहाँ क्या बताया गया है कि लेखक को बहुत सारी दवाओं के नाम याद थे। गांव में किसी प्रकार गांव में कोई भी बीमार हो जाता तो वह उसकी देखभाल करती, उनके हाथ पैर छूकर उन्हें बड़े विश्वास से बीमारी का नाम बताती और अनुभव होने के कारण वे उन्हें उसका उपचार भी, किस तरीके से उपचार किया जाए वह भी बताती। जब गांव में हैजा जैसी कोई महामारी फैल जाती तो वे जल्दी जल्दी उठती और सुबह नहा धोकर लौंग और गुड़ मिश्रित जल, गुग्गल और धूप जलाती, सफाई का बहुत ध्यान रखती और दवा देने में देर हो जाती, मिश्री या शायद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल ही हो जाती थी, यानी वे बहुत नाराज़ हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई से के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक ने आगे लिखा है कि वे आज भी बीमार होते हैं, किंतु आज भी बीमार होते हैं और नौकर चाकर उनकी देखभाल करते हैं। भोजन पकाने वाला जो महाराज है वह आता है, अपनी मन से वह खिचड़ी और साबूदाना बनाकर दे जाता है। डॉक्टर साहब आते हैं, नाड़ी देखकर बुखार देखते हैं और दवाई देते हैं जिससे बुखार ख़त्म भी हो जाता है। पर अब उनका बीमार होने का, बुखार को बुलाने का, यानी अब उनका, जैसे पहले उन्हें साधारण सिर दर्द और बुखार अच्छा लगता था, अब उन्हें अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अब दादी माँ उनकी देखभाल नहीं करती। अब उनकी देखभाल किसके द्वारा की जाती है? नौकर चाकर के द्वारा। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती,
बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के समान दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ लेखक के भाई किशन की शादी का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें दादी के उत्साह का कोई ठिकाना नहीं है। वे बहुत खुश हैं और घर के कामों में व्यस्त हैं। और आप जैसा जानते ही हैं कि घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वे जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके रहते हैं। ठीक इसी तरीके से दादी माँ जो है वे हर काम में अपनी उपस्थिति चाहती थी, और जो काम उनकी अनुपस्थिति में होता था उसमें विलंब यानी देरी हो जाती थी, उस कार्य में देरी हो जाती। अब उन्हीं दिनों में वहीं पे दादी से संबंधित एक पुरानी घटना भी बताई गई है। उन्होंने रामी की चाची को कर्ज दिया था और अब वे उससे सूद सहित वापस मांग रही। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो इस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहाकर आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विवल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 रुपये के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अब यहाँ क्या है, इस प्रसंग में लेखक ने अपनी दादी की उदारता का वर्णन किया है कि दादी पहले जब कर्ज देती है तो सूद समेत न देने पर डांटती हैं कि पैसा कब लौटाएगी, आजकल आजकल करती रहती है। अब धन्नो चाची ने स्वयं बताया कि उन्होंने यानी दादी माँ ने किस प्रकार उसे धन्नो चाची को 10 रुपये दिए और पिछला कर्ज भी माफ़ कर दिया, और कहा कि बेटी की शादी बहुत अच्छी तरीके से करना, थोड़े से पैसे की कमी से ऐसा ना हो कि जग हंसाई हो जाए। ठीक है, आगे देखिए। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। अब यहाँ किशन भैया की बारात के प्रसंग का प्रसंग है। इसमें क्या था कि यहाँ किशन भैया की शादी के समय जब उनकी बारात चली गई, बारात में क्या होता है कि पहले जब बारात में स्त्रियां नहीं जाया करती थी, और वे उनके पीछे से जब बारात चली जाती थी जिसमें कि पुरुष ही जाया करते थे, तो वे पीछे से विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति का मतलब क्या है, पुत्र के जन्म तक का अभिनय किया करती थी और नाच गाना करती थी। उसमें पुरुषों के आने पर आपत्ति होती थी, यानी उसमें उनका जो अभिनय होता था उसे पुरुष नहीं देख सकते थे। तो अब क्या हुआ कि किशन भैया के विवाह में लेखक नहीं जा पाया क्योंकि वे बीमार थे, और उनका जो भाई राघव था वो बारात के जाने के बाद पहुंचा था, इसलिए वह भी नहीं जा पाया। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंसूं तो भेद खुल जाएगा।
खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। अब क्या कहा गया? दादी माँ ने क्या कहा था? दादी माँ ने क्यों कहा कि लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है? क्योंकि बालक जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो ईश्वर का रूप होते हैं। उनका मन निश्चल और निर्दोष होता है। इसलिए दादी माँ ने कहा कि लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। अब क्या था कि अब लेखक और राघव जो है वो दालान में, आंगन में चारपाई पर चादर ओढ़े सो रहे थे और वे चुपके चुपके चादर में से अभिनय देख रहे थे। अब लेखक को हंसी आने लगी। लेखक छिपकर स्त्रियों का अभिनय देख रहे थे। उन्हें डर था कि हंसने पर वह पकड़ लिया जाएगा और बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए वे हंसना नहीं चाहते थे। लेकिन हंसी रुक न पाई और भंडाफोड़ हो गया, यानी उनकी पोल खुल गई। अब क्या हुआ कि वे सब उसे डांटने लगी। तो वे भागकर, जिस प्रकार बच्चे जो है, आप लोग भी ऐसा ही करते हो कि जब मम्मी पापा को डांटने लगते हैं तो दौड़ के दादा दादी के पीछे छिप जाते हैं, क्योंकि ऐसे में आपको अभयदान मिल जाता है, यानी उन्हें माफ़ी मिल जाती है, उन्हें डांट नहीं पड़ती। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार लेखक ने भी किया कि वह दौड़कर दादी के पीछे छिप गया, जिससे उन्हें डांट ना मिले, यानी उन्हें मारा या डांटा ना जाए, उन्हें माफ़ी मिल जाए। ठीक है बेटे, आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम कल पढ़ेंगे इससे आगे का हिस्सा। ओके।